तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू सांसद का पलटवार, बोले बिल में घुसकर करते हैं बयानबाजी, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बताया अखबारी नेता। सिवान के अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर चलाई लात घूंसे, पुलिस को डॉक्टरों का अल्टीमेटम, जल्द हो दोषियों की गिरफ्तारी नहीं तो करेंगे हड़ताल। उजियारपुर में भाकपा माले का धरना, रेवाड़ी पंचायत में अभी तक नहीं लगा ट्रांसफार्मर, अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग। और अगमकुआं थान में जब्त गाड़ियों में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब प्रतिदिन देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति भयावह बनी हुई है और ऐसी परिस्थितियों में बयानबाज अपने बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। एक और देश में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के जनप्रतिनिधि अपने बयानों से माहौल को और गर्म कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना ने किस कदर बिहार में अपना कहर बरपा रखा है और किस तरह सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, उसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। लोगों पे गाना हुआ लेकर के हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, हम लोग इलाज तक नहीं किया सर। कोरोना से देश में मचा है हाहाकार। पहले से भी भयावह कोरोना के दूसरे वेव की तस्वीरें। वेंटिलेटर पर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। भयावह परिस्थिति में भी बयान वीरों के बयान जारी। देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। कोरोना ने देश को वो दिन दिखाए जिसकी देश ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। कई महीनों तक सूनी रही गलियां, सड़कों पर दूर दूर तक कोई नहीं, बाजारों की रौनक गायब। ये सब तस्वीरें तो थी कोरोना के पहले वेव। दूसरे लहर की तस्वीरें तो इससे भी भयावह है। इसे कोरोना की दूसरी लहर कहें या सुनामी, क्योंकि इस सुनामी ने बाजारों की रौनक, भीड़ भाड़ की चिल्लाहट, गाड़ियों के बजते हॉर्न, ट्रैफिक पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, सबको अपने आगोश में ले लिया। आज इस वायरस की सुनामी का कहर इतना भयावह हो गया है कि डेली 3 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और 2000 से ज्यादा लोगों को प्रतिदिन ये सुनामी अपने आगोश में समा ले रही है। आज अस्पतालों की भी स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि मरीज घंटों घंटों कतारों में लगा रहता है और कई तो कतारों में ही दम भी तोड़ देते हैं। और वजह क्या है? वही ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों द्वारा मरीजों को भर्ती न करना। सुनिए इस तीमारदार की दास्तान। लोगों पे गाना हुआ लेकर के हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, हम लोग इलाज तक नहीं किया सर। सांस फूलने का बीमारी था, हम बोले कि आप खाली ऑक्सीजन लगवा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, रेफर कर दीजिए, कुछ मामला नहीं हुआ। लेकिन नहीं, ड्राइवर दोनों दारू पी के एक ही मांग है कि पीपीटी ठीक करावे तो कभी कुछ आम जनता को सामने। एक और देश में कोरोना ने स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर लाकर खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ हमारे राजनीतिक बयानवीर, जो कि इस भयावह स्थिति में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। आखिर ये हुक्मरान क्यों नहीं सुनते इन तीमारदारों की आवाज, इनके दर्द, इनकी दास्तान? और हाँ, कहां से सुनेंगे ये साहब? इन्हें राजनीति करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो ये इन लोगों का हाल जान पाएंगे। हाल ही में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और सौतेलेपन का आरोप भी लगा दिया। साथ ही ये भी कहा कि बिहार के प्रतिनिधि नकारा और डरपोक है। और हाँ, विपक्ष की इतनी सुनने के बाद सत्ता पक्ष चुप कैसे रह सकती थी? आ गया जेडीयू सांसद का बयान और साथ दिया तेजस्वी पर उल्टा निशान, उठा दिया तेजस्वी की शिक्षा पर सवाल। यादव के किसी बयान के प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत नहीं है और उनके बयान का नोटिस लेने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि तेजस्वी यादव जब भी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी प्रदेश में संकट आया है, जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई है, वो खुद भाग के कहीं बिल में घुस जाते हैं और बिल से ही बयान देते रहते हैं।
अरे भाई, बिल से बयान देने से अच्छा है कि जनता की सेवा करते तो बात समझ में आती। बिल में से बयान देना, ऐसा तो ज्ञानी पुरुष वो है नहीं, शिक्षा तो उनका वही है, हाई स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ। हाँ, इतना ही नहीं, लल्लन सिंह ने संजय जायसवाल के लॉकडाउन लगाने वाली बात का भी जवाब दे दिया। और केवल जवाब ही नहीं दिया साहब, बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अखबारी नेता तक बता डाला। नीतीश कुमार जी का स्वभाव है कि अगर जरूरत होगा बिहार में लॉकडाउन करने के लिए, और वो अगर महसूस करेंगे कि बिहार में लॉकडाउन की आवश्यकता है, तो वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के करेंगे। लेकिन बाकी ज्ञानी पुरुष लोग बैठे बैठे ज्ञान देना, जिसको व्यवस्था से और संक्रमण से कोई मतलब नहीं है, उनको ये सब बयानबाजी करते रहना है। और ये लोग अखबारी नेता हैं, और अखबारी नेता से व्यवस्था नहीं चलती। तो सुन लिया आपने इन राजनीतिक बयानबाजों को। ये बयानवीर कभी वार पलटवार में पीछे नहीं रहते, चाहे स्थिति कैसी भी हो। एक तरफ देश कोरोना महामारी जैसी भयावह स्थिति से जंग लड़ रहा है, वैसे में ये हुक्मरान अलग ही सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। लेकिन ऐसी भयावह परिस्थिति में वीआईपी न्यूज आप दर्शकों से यह अपील जरूर करेगा कि कृपया आप लापरवाही ना बरतें, सावधानी से रहें, और अगर चैन पाना है तो घर में चैन से रहें। वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मधुशील जी, जिस तरीके में बिहार की स्थिति अभी देखी जा रही है, शमशान घाट में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऐसे में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। और अब सत्ताधारी पार्टी को ये समझना होगा कि बयानों से सिर्फ चुनाव जीते जा सकते हैं, जिंदगियां नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल राखी, जिस तरह के हालात बिहार में बन गए हैं और पूरा ही सूबा जो है वो एक अजीब से मतलब भय के वातावरण में वहाँ के मतलब बिहार के लोग जो राज्यवासी हैं वो जी रहे हैं, क्योंकि उनको यही पता नहीं कि अगर उनके परिजन, क्योंकि ऐसा कोई भी परिवार नहीं इफेक्टेड ऐसा बचा है जो कोरोना संक्रमण से सीधे तौर पे परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से जुड़ा हुआ ना हो। मतलब उनके कोई न कोई रिश्तेदार या तो वेंटिलेटर पे जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, कोई ऐसा भी परिवार है जिसके परिजन बीमार तो हुए लेकिन उनको अस्पतालों में बेड नहीं मिला, कुछ ऐसे परिजन हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनके परिजनों की जो मौत है वो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हो गई। 2-3 दिन पहले से बिहार सरकार की सक्रियता बढ़ी है और ये वहाँ की सरकार की कह लीजिए एक नियति बन गई है, विडंबना बन गई है कि जब तक हालात बेकाबू नहीं हो जाते किसी भी समस्या के समाधान के प्रति सरकार की संवेदना नहीं दिखती। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष जब कोविड-19 का आगाज़ हुआ था, प्रारंभिक चरण जब शुरू हुआ था, उस समय बिहार का चुनावी वर्ष था, विधानसभा के चुनाव थे, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया थी और फिर सरकार बनी इनकी नीतीश कुमार की। तो वो उस चुनावी वर्ष में तमाम तरह की घोषणाएं नीतीश कुमार की तरफ से, जो इनके एलाइज हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, 74 विधायकों वाली जो पार्टी है वहाँ बीजेपी, जो केंद्र में सत्तासीन है, इन तमाम दलों के नेताओं ने, जो एनडीए गठबंधन में है नेता, एक से एक आश्वासन और भरोसा बिहार के लोगों को, बिहार के जो उनके वोटर हैं उनको, और जो बिहार के ऐसे प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हुए थे और वापस आ रहे थे वहाँ उद्योग धंधा बंद हो जाने के बाद, उनको इन लोगों ने तमाम तरह के जो है भरोसा और आश्वासन दिया था। लेकिन जब वो राज्य में वापस आ गए तो ना तो उनको उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था सरकार ने की और ना ही जो कमिटमेंट था कि राशन पानी देंगे या एक जो न्यूनतम भत्ता हो सकता है वो उनके परिजनों को मिलेगा, वो कुछ भी नहीं मिला। अब जब दूसरे स्ट्रेन में, जब दूसरा मतलब ये दूसरा लहर जो शुरू हुआ है, जो पहले वाले से काफ़ी सशक्त माना जा रहा है, और जो फर्स्ट स्ट्रेन था उससे कहीं ज़्यादा संक्रमितों की संख्या इस बार बिहार में देखने को मिल रही है और लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मृतकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ना तो अतिरिक्त जो है बेड की व्यवस्था करा पा रही है,
ना ही आईसीयू वार्ड की व्यवस्था हो पा रही है, जो तात्कालिक हो संभव भी नहीं है। वेंटिलेटरों की संख्या भी वही है जो पहले थी। मतलब 1 साल पहले जिस महामारी ने दस्तक दिया था उससे सबक बिहार सरकार ने नहीं लिया साल भर में। और जब आप उनके नेताओं से, जिनकी आप बात कर रही हैं, बयानवीरों से बात करेंगी, तो वो हवाला बिहार का नहीं देते, वो ये कहते हैं कि दूसरे राज्यों में भी यही हाल है। आप 16 साल से सरकार चला रहे हैं राज्य में, आपको बढ़िया से स्ट्रक्चर पता है बिहार का कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, अस्पतालों में क्या ज़रूरत नहीं, क्या बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर आपने 16 साल में आकलन आपने नहीं किया, अब कितना वर्ष चाहिए आपको जिसमें आप बिहार को समझ सकेंगे? अगर 16 वर्षों में आप बिहार को नहीं समझ सके तो फिर आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। राखी जी मधुर जी, लेकिन ये बयानबाजी सिर्फ पक्ष और विपक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं एनडीए में भी आपस में भी बयानबाजी देखी जा रही है। संजय जायसवाल को लेकर तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। जो सांसद है, जेडीयू सांसद, उन्होंने अखबारी नेता उन्हें करार दिया। इसके साथ ही हमने देखा है कि लगातार संजय जायसवाल का विरोध किया जा रहा है। एनडीए में ही फूट कहीं ना कहीं, अगर इस तरीके से आपस में ही लड़ेंगे तो फिर कोरोना से कैसे जीतेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है राखी, अगर 74 विधायक राज्य की जनता ने आपको दिया है, मतलब उन्होंने वोट कास्ट किया है बीजेपी के पक्ष में, और जदयू के 43 विधायक हैं, मतलब बिहार की जनता ने जदयू की अपेक्षा बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा जताया है। और बीजेपी की, इसीलिए बीजेपी का दायित्व बनता है कि वो राज्य की जनता की उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरे। और आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार की ये मौजूदा सरकार जब उनके नेतृत्व में शपथ ली थी, उसके 2 ही दिन के बाद, अभी मंत्रिमंडल ने पूर्ण आकार भी नहीं लिया था, उसके 2 ही दिन के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था के पर फेसबुक पर संजय जायसवाल ने लिखा। संजय जायसवाल मतलब उनके निजी विचार नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। तो वो जो भी बात करेंगे वो पार्टी लाइन की बात मानी जाएगी। मतलब सीधा ये है कि अगर संजय जायसवाल किसी विषय पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं या विरोध दर्ज करा रहे हैं, मतलब ये है कि बीजेपी का वो विरोध है सीधे तौर पे। तो अगर बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार की खिंचाई कर रही है, कोविड-19 से संक्रमित मजदूरों, जो मरीज हैं, माफ़ कीजिएगा, मरीज हैं, उन पर अगर वो बढ़िया से काम नहीं कर रही है और केवल संसाधन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, बेड के अभाव में अगर राज्यवासी काल कलवित हो रहे हैं, असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं, तो बीजेपी का पहला दायित्व बनता है कि वो सरकार के साथ नहीं बल्कि वो जनता के साथ खड़ी हो। और नहीं तो दोबारा चुनाव में आप क्या फेस लेकर के जाएंगे। लिहाजा बीजेपी के नेता अपनी अलग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और सरकार पर जो उनका दबाव, जिसको वो सुझाव बता रहे हैं कि हमने सुझाव दिया था बैठकों में कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, जो राज्य की मौजूदा स्थिति है, जिसको सरकार ने नहीं माना। और उनके नेता लगातार, जब प्रवक्ता उनके शामिल होते हैं चर्चाओं में, तो वो बोलते हैं कि वो सुझाव था, सुझाव सरकार अपने हिसाब से चलती है और पार्टी नेता अपने हिसाब से, व्यक्तिगत उनका सुझाव था, जबकि वो व्यक्तिगत सुझाव नहीं, बीजेपी का सुझाव है। अगर प्रदेश अध्यक्ष अपने लेटर हेड पर लिखित रूप से या बैठक में उपस्थित होकर, संजय जायसवाल अगर बैठक में उपस्थित हुए थे तो वो एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। बिल्कुल मधुर जी, आपके पास लौटूंगे। इसी बीच हमारे साथ जेडीयू नेता हैं भीष्म साहनी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भीष्म जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि छोड़िए ना बयानबाजी, इस वक्त बिहार की जनता को आपकी जरूरत है। वार पलटवार बाद में कर लीजिएगा, पहले बिहार की जो जनता है उसको सपोर्ट दीजिए। ऑक्सीजन की जरूरत है जनता को, ऑक्सीजन दीजिए। बेड की जरूरत है जनता को, बेड दीजिए। बयानों का जनता क्या करेगी? रहता है और कई तो कतारों में संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मधुर जी, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं बिहार में, काफ़ी दयनीय स्थिति है। ऐसे में प्रवासी मजदूर भी वापस आ रहे हैं, उनको लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता नहीं की गई हैं। लगातार बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं एनडीए में भी फूट है। तो अब आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, वो भी बाहर आ चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष इस ताक में बैठा हुआ है और इस बयानबाजी के बीच हो सकता है कि वो बाजी मार ले जाए।
देखिए राखी, ये ऐसा संवेदनशील मसला है जिसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार आईना दिखा रहा है सरकार को कि आप जो जिस हालात से, जिस स्थिति से राज्य गुजर रहा है और राज्यवासी जो सफ़र हो रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, आप इस हालात को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा कठोर कदम भी उठाना पड़े तो विपक्ष आपके साथ है। ये विपक्ष बार बार उनको आगाह कर रहा है, सरकार को बता रहा है, सरकार को एक सूचना के रूप में कह लीजिए, परामर्श बिल्कुल। मधुर जी, लौटूंगे एक बार फिर से। भीष्म साहानी जी हमारे साथ जेडीयू नेता जुड़ गए हैं। भीष्म जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जवाब दीजिए, जनता को बयानबाजी नहीं चाहिए सर, जनता को वेंटिलेटर चाहिए, जनता को ऑक्सीजन चाहिए, जनता को उनकी जरूरतें पूरी करनी है। चुनावों में दीजिएगा ना बयानबाजी, जिता देगी जनता आपको, लेकिन अभी जो उनको जरूरत है वो जरूरत तो पूरी कीजिए। जी जी, टेक्निकल दिक्कत है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मधुर जी, जिस तरीके के हालात हैं सभी वाकिफ हैं, हालांकि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार पहल कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में ये भी है कि वैक्सीन की कालाबाजारी भी लगातार जारी है और 18 उम्र के से जो ज़्यादा के लोग हैं उनको 1 मई से फ्री वैक्सीनेशन देना है। ऐसे में बयानों से ज़्यादा अगर कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये आसानी होगी। देखिए, सरकार के मतलब जो नियंत्रण की जो स्थिति है वो उससे कहीं ना कहीं बाहर वाली स्थिति बन गई है राज्य में। और सरकार इन सारी चीज़ों पर, हालांकि ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए सरकार ने जो स्थानीय जो कंपनियां थी, जो प्रोडक्शन यूनिटें थी ऑक्सीजन की, फतुहा में या नालंदा ज़िले में या पटना ज़िले में 2 यूनिटें थी, तो वहाँ रिफिलिंग की, कह लीजिए कि वो क्षमता बढ़ाने के लिए और 24 आवर्स रिफ़िल करने के लिए उन लोगों ने, उन जो संचालक हैं उनके उस फैक्ट्रियों के, उनको सरकार ने निर्देश दिया है और 2000 से जो प्रतिदिन लगभग 2000 से 2200 सिलेंडर। जी मधुर जी, आपके पास लौटूंगे। इसी बीच हमारे साथ आरजेडी विधायक है रणविजय साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणविजय जी, जिस तरीके के हालात हैं, वार पलटवार का लगातार सिलसिला जारी है, आप विपक्ष की भूमिका में अच्छी बात है कि आप लोग अपना विरोध जताते हैं, लेकिन इस वक्त सरकार के साथ खड़े रहिए ना। अगर वो नाइट कर्फ्यू का फैसला लेती है तो उनके साथ खड़े रहिए। इस वक्त जनता को आपकी जरूरत है विपक्ष के तौर पर भी, और आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी आप सरकार का सहयोग करें। तो देखिए, निश्चित तौर पे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इन बिंदु को तर्कसंगत बात उन्होंने बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान कहने का काम किया। उन्होंने हमेशा कहा कि बिहार में जो भी आंकड़ा पेश किया जा रहा है सब बिल्कुल बनावटी है, फर्जी है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आज के डेट में बिहार में विपक्ष मजबूती से अपनी बात को उठा के और सकारात्मक रूप से सरकार के हर कदम पर सहयोग करने के लिए तैयार है। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर पूरे बिहार में जो भी माननीय विधायक हैं, हमारे माननीय सांसद हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर तक कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे लोगों की सेवा, उन तक सेवा पहुंचाए। और जो भी संक्रमण से जहां भी हमारे मरीज, उसको लगातार संपर्क में रह के उसको सेवा कर रहे हैं। और जितना भी पार्टी का कार्यक्रम था सबको स्थगित किया गया। और सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही अपने कार्यालय को बंद रखने का काम किया। तो सरकार, बिहार सरकार की कोई तैयारी नहीं है। यह बिहार सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी का नहीं है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। बिहार के तमाम एक एक लोगों का जवाबदेही बनती है। और हम सब लोग इस कोरोना काल में जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की, हम लोग पूरे साथ में जुट के सकारात्मक रूप से कदम से कदम मिला के हमें लोगों को बचाना है, गरीबों को बचाना है, पीड़ितों को बचाना है। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जी रणविजय जी, आपको लोगों को बचाना है, जनता को बचाना है, आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक पहल की गई कि जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। तो इसमें क्रेडिट लेने की होड़ क्यों लगी हुई है आरजेडी में? तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष के कहने से ये हुआ, और फिर ये भी कह रहे हैं कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है? अगर ये पहल की गई है तो अच्छी पहल है, लोगों को फ्री में वैक्सीन मिलेगी।
नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि ये जो कोरोना का वैक्सीन का जो सुई पड़ रहा था वो कछुए चाल में चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर इस प्रकार से अगर सुई पड़ेगा तो 8 से 10 साल लगेंगे। और उन्होंने जब इस बात को उल्लेख किया, इस बात को उन्होंने जब लोगों के बीच कहा, तो कहीं जाके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नींद खुली और उन्होंने ये घोषणा की। ये सब लोगों जनता की बात है और जनता इन बातों को समझ रही है। हमारे नेता ने जो कहा वही हुआ है और ये बात लोग समझ रहे हैं। लेकिन रणविजय जी, ये तो एनडीए के घोषणा पत्र में था ना कि वो 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को फ्री वैक्सीन देंगे। ये तो उनके घोषणा पत्र में पहले से ही था। घोषणा पत्र में था लेकिन वो कर नहीं रहे थे ना, वो कर नहीं रहा। 1 साल से आज कोरोना काल चल रहा है, इनको सुई का जो रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार नहीं हुआ, जिसके कारण आज ये उन्होंने घोषणा किया है। तो इसमें निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक मजबूत विपक्ष की तरह सरकार को हमेशा आईना दिखाने का काम किया है और जिसके कारण ये जहां तक हो सके हम सारे लोग इस महामारी में साथ है, सरकार के सकारात्मक कामों में साथ है और सरकार की जहां भी खामी है। आज देखिए व्यवस्था बहुत ही नाजुक है ऑक्सीजन के मामले में। आज पटना में एक बेड भी नहीं है, तो सरकार ने आज तक तो कोई व्यवस्था नहीं की। आज देखिए केंद्र सरकार ने हरियाणा में कोविड के लिए 500 बेड का इंतजाम करवाया। क्या बिहार में इतने बड़े प्रदेश है, इतना बड़ा रेवेन्यू हमारा यह स्टेट देता है, 48-50 के आसपास सांसद है, क्या सभी सांसद के मुंह से कुछ बोली नहीं निकल रही है? अन्य प्रदेशों के सांसद लड़ाई लड़ते हैं अपने स्टेट के लिए और अपना हक लेते हैं, लेकिन हमारे सांसद इस बिहार से जो चुन के गए, लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ उनको चुन के भेजा था। लेकिन इस कोरोना काल में हमारे कई मंत्री हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद जी, गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे जी हो, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, लेकिन तमाम जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए इस बिहार वे बहुत पीछे है। और हम मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जल्द यह जो महामारी है जल्द से जल्द इस बिहार को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे और इंजेक्शन दे और अन्य स्टेट में जिन्होंने हरियाणा में 500 बेडों का स्थापना किया उसी प्रकार से इस बिहार में ही जल्द से जल्द स्थापना करने का काम करें। जी मधुर जी, रणविजय जी का कहना है कि सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष कर रहा है और लगातार जो तेजस्वी यादव ने कहा वही हुआ और उनके कहने पर ही जो फ्री वैक्सीन की घोषणा है उसे लागू किया जाएगा। देखिए राखी, जिस तरह से विपक्ष लगातार मुखर हो रहा है वहाँ जन समस्याओं को लेकर के बिहार में, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, तो सरकार अगर वो चाहेगी भी कि मैं अगर मंथर गति से किसी भी कार्य को अगर चलाना चाहे तो वो नहीं चला सकती। इसमें विपक्ष की भूमिका जरूर, और या विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनकी भूमिका जरूर ये है कि हर वक्त जब भी ज़रूरत पड़ती है वो सरकार को आईना, मैंने वो आपको चर्चा में पहले ही बताया था रणविजय जी के जुड़ने से पहले भी कि विपक्ष लगातार सरकार को आईना दिखा रहा है, चाहे वो जो बयानवीर हैं वो चाहे जो भी बोले, लेकिन सच्ची तस्वीर अगर कोई परोस रहा है राज्य की जनता के सामने तो वो विपक्ष ही है। और सरकार को नसीहत भी दे रहा है, सरकार को इससे सबक भी लेनी चाहिए कि आप अगर पड़ोसी राज्य जो 3.25 करोड़ आबादी वाला राज्य है झारखंड, कठोर निर्णय लेता है, लॉकडाउन लगाना जरूर राज्य के हित में नहीं है, लेकिन जहां हालात बेकाबू हो गए हैं, आप चेन ब्रेक करने में असफल रहे हैं, या आपने नाइट कर्फ्यू लगाने में, जहां बिहार में नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है, या जो भी आप एहतियात बरतने का निर्देश गाइडलाइन जो आपने जारी किया है सेकेंड स्ट्रेन आने के बाद, आपको जो काम 1 महीना पहले करना चाहिए था आपने 1 महीने के बाद किया है जी। 1 महीने में आप देखिए, अगर प्रतिदिन आप देखिए कि 12,000, 14,000, 15,000 के लगभग संक्रमित निकलने लगे रोज राज्य के अंदर, और मृतकों की संख्या 100 से भी ऊपर होने लगी, लगातार 150 तक की संख्या पहुंचने लगी है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये एहतियाती कदम पहले उठा लिए गए होते तो शायद चेन ब्रेक होता और संक्रमितों की संख्या कम होती। तो और जब विपक्ष ये कह रहा है कि अगर राज्य हित में या राज्यवासियों के हित में आप कठोर फैसले जो लेंगे, मतलब लॉकडाउन की तरफ भी अगर राज्य को ले जाएंगे, तो विपक्ष आपका सहयोग करेगा, समर्थन देगा। तो दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और झारखंड आपका पड़ोसी राज्य है, आप ही के साथ था 2000 तक,
15 नवंबर 2000 से पहले बिहार का ही हिस्सा बिल्कुल माना मधुर जी, जाता था सभी के झारखंड। सहयोग से ही कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। आरजेडी विधायक हमारे साथ जुड़े थे रणविजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मधुशील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। महंगी हुई दवाई, सस्ती हुई जान, सियासत करने में बिजी है सरकारें, कहां है ऋतु भगवान। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।